Today we are going to start our next chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. Okay, so start with the intro of the Nazis कि वो कौन थे, हिटलर कैसे आए और हिटलर की रूलिंग कैसी थी, वो कैसे कंट्रोल करते थे, क्या हुआ था उस टाइम में कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग थी जो 1939 टू 45 वाला टाइम था, उस टाइम पीरियड पे इतने लोग मारे गए तो उसका रीज़न क्या था. ठीक है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नाजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में हिटलर के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. नाजिज्म वाज अ सिस्टम एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, इस चीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वर्ल्ड के बारे में एक अलग ही सिस्टम लेके आए नाजी. Under the shadow of the Second World War, Germany had started a genocidal war. It resulted in the mass murder. Mass murder क्या है? Selected groups of innocent Europeans. बहुत सारे एक कह लो तो कि जो innocent लोग मारे गए, इसमें लगभग it resulted in the mass the number of people killed included देखो कौन कौन से लोग मारे गए थे उस टाइम में. 6 million Jews. 6 million मीन्स कि लगभग 60 लाख Jews. ये कौन होते हैं? ये एक कह लो तो कि वो सारे लोग उसी जर्मनी में ही रहने वाले कुछ ऐसे, जैसे हम लोग की कम्युनिटी हो है ना, यहाँ पे हमारे इंडिया में भी अलग अलग कम्युनिटी है. तो हिटलर का मानना था ना कि अगर आप एक लेके चल रहे हो, आप अगर एक रेस में चल रहे हो तो एक ही रेस के लोग होने चाहिए, एक ही नस्ल के लोग होने चाहिए जो अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं. ऐसे लोगों को नहीं साथ में लेके चलना चाहिए. वो रूल नहीं करा पाएंगे, वो देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, या तो कह लो तो कि वो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए लायक नहीं है. तो उन लोगों को हटाया, जैसे कि लगभग 2 लाख जिप्सीज कौन थे? जितने ट्राइब्स एरिया के, ट्राइबल एरिया के जितने ट्राइब्स थे उनको जिप्सीज बोला जाता था. 1 लाख पॉलिश सिविलियंस, पॉलिश मतलब कि जितने पोलैंड के लोग थे, ठीक है, वो लगभग 1 लाख, और 70,000 जर्मन्स, इतने लोग मारे गए थे. ठीक है, नाजी किल्ड पीपल बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विच. एक ऑस्विच करके, मतलब कि ऑस्विच नाम है, बनाया गया था, कह लो कि एक एक जगह सेंटर बनाया गया था जहाँ पे जैसे इन तरह के लोग जो भी आते थे, जो मिलते थे, उधर से गुजरते थे, तो उनको मार दिया जाता था. ठीक है, कि ये हमारे ग्रुप के नहीं हैं, इनको क्या कर दिया जाए, सीधे ख़त्म कर दिया जाए. अगर ये हमारे काम के नहीं, अगर आप हमारे साथ हो, आप हमारे दोस्त हो तो आप रहोगे, अदरवाइज आप हमारे अगेंस्ट हो, सीधे उनको क्या करो, खत्म करो. ये हिटलर का मानना था उस टाइम में. तो उसी के हिसाब से चलता था. अब वर्ल्ड वॉर तो होनी थी, और वर्ल्ड वॉर जर्मनी बहुत स्ट्रांग होने लगा उस टाइम में. ठीक है, देखो 2 पार्टी थी उस टाइम में, अलाइज थे और एक्सिस पावर्स थे. जो अलाइज थे उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थी. ठीक है, जो जर्मनी के अगेंस्ट थी. और एक्सिस पावर जो सेंट्रल पावर में थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान. ठीक है, तो जर्मनी वाले जो लोग थे, मतलब जर्मनी उस टाइम में जो अलाइज थी उसके अगेंस्ट में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कह लो तो डोमिनेटिंग नेचर की थी. ठीक है, जहाँ पे हिटलर रूल करता था वहाँ पे. और अचानक से ऐसा हुआ कि इतना कुछ करने के बाद से भी, इतना पावरफुल होने के बाद से, जब यूएस की एंट्री होती है ना अगेंस्ट वाले में, अलाइज में जब यूएस की एंट्री होती है तो अलाइज जीत जाते हैं और एक्सिस पावर हार जाती है. ठीक है, उस टाइम में होता क्या है कि इन्हीं सब का नतीजा होता है क्या कि हिटलर अपनी पूरी फैमिली के साथ का, समझो तो वो अप्रैल 1945 में ही अपने ही बंकर में, बर्लिन के बंकर में वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं. ठीक है, और उसी के बाद से मई में, अप्रैल में जब ये सुसाइड कर लेते हैं तो मई में जाके 1945 में ही जर्मनी सरेंडर कर देता है अलाइज को. अलाइज में जो कौन सी कंट्रीज थी? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थी. ठीक है, एंड इंटरनेशनल, उसके बाद से एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नरेमबर्ग में प्रोसिक्यूट करी गई नाजी के लिए. ठीक है, नाजी वॉर, जो जितने क्रिमिनल्स थे, वो जितने क्राइम के थे उस वॉर के अगेंस्ट में एक कह लो तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल खड़ी करी गई जिसका नाम था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल. ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो नरेमबर्ग में ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ. ठीक है, अब सोचो इतने लोगों को मारने के बदले में सिर्फ 11 लोगों को जो भी डेथ डिक्लेयर किया गया, ठीक है, उनको मतलब कि सज़ा दी गई, तो उनकी डेथ सिर्फ 11 लोगों की हुई और बाकी सभी लोगों को जेल हुई उसके अकॉर्डिंग. ठीक, द अलाइज डिड नॉट वांट टू बी as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War.
इस टाइम में अलाइज जो थे वो चाहते नहीं थे, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जो हार्श किया था, जो जर्मनी को जब हराया था उसके बाद से उन्होंने जो एक्शन लिया था, हार्श मतलब कि बहुत ही रूड होता है, तो जो रूडली एक्शन लिया था वो अभी नहीं करना चाहते थे। क्या रिपीट नहीं करना चाहते? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब अलाइज पावर जीती थी उस टाइम में देखो सारे मतलब कि अभी तो हम लोग बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम में एम्पायर्स थे, ठीक है, एम्पायर्स थे, ऑटोमन वगैरह, ये जब वहाँ पे उस टाइम में मैंने लास्ट में पढ़ाया भी है आपको ये सारी चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब मैं पढ़ा रही थी, तो ठीक है। तो उस टाइम में क्या है, ये सारे जितने रूलर्स थे, जितने एम्पायर्स थे, वो जब हारते थे ना तो फिर उसके बाद से उनको वो करना पड़ता था कि मतलब जो जीतने वाली कंट्री है वो अपनी शर्तें रखती थी, या फिर ऐसे, या फिर मतलब कि वो सारे लोग अपने आप स्टैंड करते थे, एक अलग से पार्लियामेंट बनता था, ये सब चीज़ें करके वो फिर उनका देश खड़ा होता था, ठीक है। अब देखो बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक क्या है पढ़ते हैं। जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली, अभी हम लोग सीधे फर्स्ट वर्ल्ड, जो अभी मैंने आप लोग को एक सेंटेंस बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला जो हार्श जो डिफीट हुई थी जर्मनी, और जो भी अलाइज किए थे वो फिर से नहीं करना चाहते। तो हुआ क्या था उस टाइम में, और क्या नतीजा हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर करना पड़ा। हुआ क्या, जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी। इट फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 to 18 तक चला, ऑस्ट्रियन एम्पायर और किसके अगेंस्ट में था, अलाइज के अगेंस्ट में। अब देखो उस टाइम में भी जर्मनी हारी, ठीक है, उसमें भी यूएस की एंट्री हुई। यूएस दोनों ही वर्ल्ड वॉर में जब भी पावरफुल जो कंट्री थी वो जर्मनी के साइड वाले लोग ही पावरफुल थे, लेकिन यूएस की एंट्री होने के बाद से, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता था कि वो लोग हार जाते थे। होता क्या था, डिफीट ऑफ जर्मनी, देखते हैं कैसे। ऑल द पीपल ज्वाइन द वॉर विथ ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है, होपिंग टू गेन फ्रॉम अ विक्ट्री। आफ्टर सम टाइम दे फेल्ट दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ यूरोप, ठीक है। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। शुरू में जर्मनी फ्रांस और बेल्जियम को क्या किया, कब्जे में तो कर लिया, ठीक है। उसके बाद से मतलब लोग जब वॉर जब स्टार्ट होता था तो बड़े इंटरेस्ट के साथ ये थे कि बहुत ही कि हमें विक्ट्री मिलेगी, और इस चीज़ की वजह से, और वॉर में धीरे धीरे करके उनका ना बहुत ज़्यादा नुकसान रहता था। अब हम मतलब वॉर हो रही है, कोई डांडिया तो हो नहीं रहा है कि मतलब हम खेल रहे हैं, या फिर होली तो खेल नहीं रहे कि सिर्फ कलर्स जाएंगे, ये लोगों का लॉस होता था, एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स नुकसान होती थी, बहुत सारी चीजें लॉस में चली जाती थी, ठीक है। हाउएवर द अलाइज वॉन एज दे वर स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री इन 1917। 1917 के में जब यूएस की एंट्री हुई अलाइज के साइड में, तब उस टाइम में जो सेंट्रल पावर थी वो हार गई, जर्मनी, यानी कि जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918, उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गई। हारने के बाद से क्या हुआ, अब हारी तो क्या कंट्री नहीं, उस टाइम में एम्पायर चलता था, तो राजा हारा। राजा के हारने के बाद से जब वो राजा चले गए वहां से, तो द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द रिजाइनिंग ऑफ द एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट पार्टीज थी, अगर जब राजा हार गया तो देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेज रूल करते थे, अंग्रेज के रूलिंग के बाद से जब वो मतलब हम लोग को जब आज़ादी मिली, उसके बाद से देश कैसे चला, उसके बाद देश जो संविधान खड़ा हुआ, जो पार्लियामेंट्स, जो एसोसिएशन बनाया गया, जो ग्रुप्स बनाया गया, ठीक है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे क्या करी, कंट्री को डेवलप की। सेम यहीं पे वो चीज़ भी फॉलो हुई कि जब राजा ने रिजाइन किया, मतलब कि एम्परर जब उसका एम्पररशिप खत्म हुआ, तो उस टाइम में एक अपॉर्चुनिटी थी, तो एक पार्लियामेंट क्रिएट किया गया, ठीक है। नेशनल असेंबली बुलाई गई वीमर में। वीमर जो है जगह का नाम है, एट and established a democratic constitution with a federal structure। और एक उस टाइम में इसीलिए हम क्या वीमर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे वो मीटिंग हुई थी, नेशनल असेंबली बुलाई गई थी, इसलिए उस असेंबली में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल बना वो वीमर रिपब्लिक के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ, ये बहुत सारी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए लोग, और फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, मतलब क्या कि लोगों के हित में। और जैसे यहाँ पे अलग अलग जगह हैं तो सबको एक एक मतलब राइट्स दे दो, और ये सारी चीज़ें सबको डिवाइड करके वो लोग स्टार्ट किए। डिप्यूटीज वर इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रेस्टैग।
देखो रिस्टेग क्या है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था ना कि रशिया के पार्लियामेंट को जैसे हम लोग ड्यूमा बोलते हैं, वैसे ही जर्मन का जो ये पार्लियामेंट बना इसको रिस्टेग बोले। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट, बना किस पे ये पार्लियामेंट, जो भी ये चीज़ें बनी, जो स्ट्रक्चर बना, जो रूल्स बने, और किसके बेसिस पे बने, यूनिवर्सल वोट कराए गए, ठीक है। और वहाँ पे उस टाइम में वुमेन्स को भी राइट्स थे, वो लोग वोटिंग कर सकती थी, ठीक है। तो उन लोगों ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो अब तो हारने की, जर्मनी तो हार गई, जर्मनी के हारने के बाद से सिचुएशन क्या हो गई, लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो धीरे धीरे पार्लियामेंट बनी, उसका नाम जो भी रिस्टैग रखाया, ठीक है। और मतलब उसको जो फेमस उसका नाम है वीमर रिपब्लिक के नाम से उसको जाना गया, ठीक है। लेकिन अब इतना कुछ हुआ ना कि अब तो लग रहा है कि ठीक है चलो, अगर हार गई हमारा देश, हमारी कंट्री हार गई, तो हमारे पास क्या, हमारा पार्लियामेंट है, अब वो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक। लेकिन वहाँ पे जब हार हुई तो जो ये एलाइज थे ना, जो जीतने वाली पार्टी थी, वो लोग थोड़ा सा मतलब कि कुछ ज़्यादा ही हार्श कह लो, तो जो हार्श हम लोग बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो रूडनेस जो थी ना, वो जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस कर गई। कि एक तो समझ जाओ कि एलाइज वाले साइड में जो रशिया वगैरह थे और ये फ्रांस और ये सब लोग, ठीक है। तो फ्रांस जो थी, ठीक है, यूएसए की एंट्री की बात से तो ये लोग जीत गए थे। अब एक एग्रीमेंट साइन कराई, ठीक है। ये हार्श एग्रीमेंट जो है, जो हम लोग पढ़े थे, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ते। ट्रीटी मतलब क्या, एग्रीमेंट्स होती हैं, तो ये बहुत ही रूड थी। कुछ एग्रीमेंट साइन करवाया उन्होंने, और इसी की वजह से दिस रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स ओन पीपल, अपने लोगों के ही द्वारा ये जो रिपब्लिक, जो वीमर रिपब्लिक जो बनाया गया था, जो पार्लियामेंट, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट टर्म्स आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्या पार्लियामेंट बना। अब जब वो पार्लियामेंट सारे उनको राइट्स और ये सारी चीज़ें दे रहा है, फिर भी वो उस चीज़ से खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक कह लो तो कि एक ट्रीटी साइन करी थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं, साइन तो करी थी, नाम था उसका पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। लेकिन ये पीस ट्रीटी में पीस नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। जो ये एग्रीमेंट था, वर्सेल्स इसलिए बोलते क्योंकि वर्सेल्स फ्रांस की एक जगह का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, ठीक है। हार्श और ह्यूमिलेटिंग क्यों, हार्श वो इतना ज़्यादा रूड था कि एक तो जर्मनी हार गई, हारने के बाद से जो फ्रांस की, वहाँ पे फ्रांस में जैसे कि अब तो भैया हम लोग जीते हैं, तो हम लोग बोलेंगे उस जगह पे आपको आके ये एग्रीमेंट साइन कराना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट वर्सेल्स में, फ्रांस की एक जगह में साइन हुआ, इसलिए उसका एग्रीमेंट का नाम क्या रख दिया गया, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। अब वही पीस ट्रीटी के नाम से जो है जर्मनी के जो ये वीमर रिपब्लिक है ना, उसको वो साइन करना पड़ा। तो लोगों को क्या दिखा कि अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग के साथ भी जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे हमारी इकोनॉमी बढ़े, चाहे स्लो डाउन हो, चाहे ग्रोथ रुक जाए, कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग सीधे किसको दोष देते हैं, गवर्नमेंट को। क्योंकि हमको एक मेन लीड रोल में हमें कौन दिखता है, हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार दिखती है। तो भले वो हमारी जनता के लिए करे, लेकिन पेन किसका होता है, सरकार का होता है। तो हम जब भी ब्लेम करते हैं ना, तो हम हमारी गवर्नमेंट को करते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ के जर्मनी के लोगों ने भी किया, इसीलिए वीमर रिपब्लिक जो है वो काम नहीं किया। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जब ये इतना मतलब ऐसा एग्रीमेंट था जो हमारे हित के लिए नहीं था, तो उन्होंने साइन क्यों किया। लेकिन आप ये तो सोचो कि जर्मनी हार चुकी है और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अब क्या करे, उसके पास वो एग्रीमेंट साइन करने के अलावा अदर कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो वो वर्सेल्स की जो फ्रांस की ट्रीटी थी, उसको उन्होंने साइन किया। साइन तो करने के बाद से कर दिया। अब उस ट्रीटी में देखो कि ऐसा क्या था कि लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि मतलब कि वो वीमर रिपब्लिक कोई अपने ही देश के पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको मानने से इनकार कर रहे थे, उसको मान नहीं रहे थे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको हारने के बाद से अगर कोई आपके देश को खड़ा करता है, आपके लिए हक के लिए कोई चीज़ें, कोई रूल रेगुलेशन बनाता है, आपको इस्टेब्लिश करता है, मतलब आप बिल्कुल मर चुके हो, आपको वो धीरे धीरे आप में जान डाल रहा है, तो ऐसे लोगों को तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए, बहुत ज़्यादा आदर करनी चाहिए, उन लोगों की बातें माननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ ये इस ट्रीटी की वजह से। अब उस ट्रीटी में ऐसा क्या था? देखो, जर्मनी तो अपना सब कुछ ऐसे ही लॉस कर चुकी थी, इतना सारा वॉर में जो भी उसके खर्चे हुए थे और जो भी सारा लॉस हुआ था, लोग मरे थे, और जो भी उनके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड के एलाइज वाले लोग ही वो हुए थे, उन्हीं का सिर्फ नुकसान हुआ था, नुकसान तो दोनों साइड का हुआ था। जर्मनी के हारने के बाद हुआ क्या? इट ओवरसीज कॉलोनीज, ठीक है, जो साइन किए थे। अब मैं कंटेंट बता रही हूँ कि उस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें, क्या एग्रीमेंट कराई थी जो जर्मनी को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिए। ये तो मतलब कि आप कह लो तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। ये कहाँ का इंसाफ हो कि एक तो सामने वाला देश हार गया, उसके बाद से आप उससे इतना हार्श एग्रीमेंट साइन करवा रहे हो। हार्श एग्रीमेंट में देखो, उस एग्रीमेंट में क्या था, वो उनकी कॉलोनीज़, बहुत सारी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को ओवरसीज़ कर लिया गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग ब्रिटेन की इंडिया थी, ठीक है, और उसके बाद से भी जैसे हम लोग के मतलब अंग्रेज़ के जाने के बाद से भी हम लोग कॉलोनीज़, इंडिया और उसकी कॉलोनी थी, ऐसी अफ्रीका वगैरह भी जर्मनी की कॉलोनी थी। तो ऐसे कई कॉलोनीज़ को ले लिए, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और उनकी पॉपुलेशन का 1/10 कह लो तो वो लोग, कई लोग मारे गए, या फिर कह लो अगर आप पूरी कॉलोनी ले रहे हो तो साथ में हर चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो कि हमारी देश का कुछ एरिया ले लिया जाए तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, जो हमारे ग्रुप्स होंगे, अच्छे अच्छे लोग जो अच्छा हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोग होंगे, सिंगर्स, राइटर्स, स्पीकर्स, हमारे ऐसे ऐसे लोग होंगे जो उनको ले लिया जाए तो कुछ ना कुछ नेशन का लॉस होता है, ठीक है। ऐसे अच्छे लोग उसमें चले जाते हैं, तो कह लो कि पॉपुलेशन का 1/10 चला गया। 13% ऑफ इस टेरिटरीज, अगर उन्होंने ये सारी कॉलोनीज तो ले ही ली, प्लस जितनी टेरिटरीज, जितनी टेरिटरीज थी उसका 13% टेरिटरी वो लोग ले लिए। टेरिटरी के साथ सब कुछ जाएगा, आप चीज़ ये ध्यान, तो ये कितना बड़ा लॉस है कि एक तो वो हारा है, प्लस उसके आप जितनी कॉलोनीज थी, जितनी रिलेटेड कंट्रीज थी, जहाँ पे अब हारने के बाद से इस्टेब्लिश होने का थोड़ा बहुत आशा, थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वहाँ जाके हम काम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ का नुकसान कर दिए, प्लस आप उनकी पॉपुलेशन को कम कर दिए। दूसरे, और उसके बाद से क्या किया आपने कि उसकी टेरिटरीज को भी ले लिया, ठीक है। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। अब देखो उस टाइम में क्या हुआ, ये फ्रांस में, पोलैंड में, डेनमार्क में या लिथुआनिया में, इस टाइम में वहाँ के लगभग समझो तो कि आपके देश का कोई आयरन, 75% आयरन, 26% कोल, जहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका देश थोड़ा सा ग्रो कर सकता है, आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ सकती है, जहाँ पे काम करने के आपको कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो आप तो, एक तो हम लोग हार गए, आप हमारी कंट्री का कुछ साइड ले रहे हो, ठीक है, कुछ एरिया ब्लॉक कर दे रहे हो, कुछ लोगों को ले लिया, प्लस अब जो मेरे रिसोर्सेज हैं आप उसको भी ले रहे हो, ठीक है। तो मतलब कि धीरे धीरे जो फ्रांस का ये जो एलाइज जो थे, उनका कंसेप्ट क्या था कि इनको बिल्कुल अंदर से खोखला कर देना, ताकि ये, क्योंकि अभी ये हारे हैं, कि इन फ्यूचर खड़े होकर ये बदला ना ले लेंगे, तो वो सारे साइड्स को ब्लॉक कर रहे थे कि अब जर्मनी स्टैंड ना कर पाए, ठीक है। इन्हीं सब का नतीजा था कि गुस्से में मतलब हिटलर ने ये सारी जो चीज़ें की ना, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, वो बहुत बुरा लगा कि इतने लोगों को मारा और ये किया वो किया, हिटलर का ये कंसेप्ट था। तो इसी की वजह से लोग बोलते हैं, एक स्टेटमेंट है कि हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड। मतलब क्या, हिटलर पैदा नहीं हुआ, हिटलर को बनाया गया, ठीक है। ये जो सिचुएशन थी जर्मनी की उस टाइम में, उसका सब कुछ छीन लिया गया, ये सारी चीज़ें हिटलर ने देखा, और हिटलर का ही ये सारा चीज़ कह लो तो एक बदला था, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, कह लो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसने अपना बदला लिया इन सारी चीज़ों का। ये लोग जो ह्यूमिलेट कर रहे थे लोगों को, मतलब बिल्कुल ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो उन लोगों के साथ कर रहे थे। तो उस चीज़ का बहुत अच्छा खासा बदला उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिया। और इन्होंने क्या किया कि वॉर में जितने उनके एक्सपेंसेस, जितने खर्चे हुए, जितना लॉस हो, इसका सारा कंपनसेशन कौन देगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग का जितना लॉस हुआ है वो लॉस यानी कि लगभग 6 बिलियन पाउंड कौन देगा, जर्मनी देगा,
ठीक है। तो जर्मनी ने बोला कि भैया अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, हम लोग फिनेंशियली इकोनॉमिकली हम लोग वीक हम लोग खोखले हो चुके हैं, आप मेरी जगह ले लिए, आप मेरे लोग ले लिए, आप मेरे रिसोर्सेज ले लिए, मेरे सोर्सेज आप छीन लिए, अब हम पैसे कहाँ से देंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया ना, रिनलैंड है मतलब कि वो ऐसी जगह की वो जैसे कि फर्दर ही द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। जर्मनी की अब एक और पावर, जो आर्मी पावर, जो मिलिट्री पावर बची थी, उसको भी उन्होंने छीन लिया कि ठीक है। तो एक जो जगह है, आप देखोगे जब उसका मैप आपके बुक में भी दिया होगा, लेफ्ट साइड में आप कॉर्नर में देखना, ग्रीनलैंड है, वहाँ पे जो अलाइड कंट्रोल हो गया। मतलब क्या कि मिलिट्री कंट्रोल्स को वो लोग लिमिटेड कर दिए, लिमिटेशंस लगा दी कि रूल्स और रेगुलेशन के साथ रहना, पर उस जगह को भी वो लोग क्या कर लिए, अपने में ले लिए, उन लोग को उस पर भी कब्जा कर लिया कि अगर आप नहीं दे सकते तो उसके बदले में हम ये ले। अब धीरे धीरे करके क्या करते हैं कि एरिया में घुसते गए और कब्जा बनाते गए। ठीक है। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। अब देखो बहुत सारे लोग इन्हीं सब रीजंस की वजह से सारे लोगों ने बोला कि जब ये वीमर रिपब्लिक ने क्यों साइन किया, जब ये एग्रीमेंट इतना बुरा है, ऐसा हाल हम लोग के देश का कर दिया, पूरा खोखला कर दिया, हमारा सब कुछ लेके चला गया, तो ऐसे एग्रीमेंट को कभी भी सरकार को साइन नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा कि वो खुद उस टाइम में वीक पॉइंट पे थे और वो लोग डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे। उस टाइम में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था एग्रीमेंट साइन करने के अलावा। ठीक है। एग्रीमेंट साइन हुआ और इस चीज़ की वजह से इतना सारा जर्मनी का लॉस हुआ, और यही लॉस है, इसी का जो कह लो तो जो अंदर का भड़ास है, ये निकल के आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और इसी की वजह से लोग खुश नहीं थे वीमर रिपब्लिक से। अपने देश का, अपने जगह का पार्लियामेंट अपना सारा होने के बाद से भी लोग उसके फेवर में नहीं थे। ठीक है, कि उसको साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। और फ्रांस इस चीज़ का बहुत कह लो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाया, बहुत ही रूड तरीके से बिहेव किया जर्मनी के हारने के बाद से, और इनका भुगतान उन लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करना पड़ा। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तब तक आप ये सारे पॉइंट्स को कवर अप करना, इसके नोट्स बनाना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।